हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज जो है 18 नवंबर है और एमपी टेट का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये है कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। यानी एक अच्छा विद्यालय जो होगा वो किससे बचेगा, किसको जो है अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो सामाजिक जिम्मेदारी से ये आपका, या फिर लैंगिक समानता से, या फिर लैंगिक जो है संवेदनशीलता से, या फिर लैंगिक पक्षपात से। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छा विद्यालय होगा वो जो है पक्षपात नहीं करेगा कि हाँ ये लड़की है तो ये काम करेंगे, या फिर ये बॉयज़ है जो ये काम करेगा। तो यानी पक्षपात यानी जेंडर बाइसनेस वो नहीं दर्शाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है। यानी बच्चा अपना प्रीवियस नॉलेज जो है उसमें ऐड करके, यानी प्रयोग करके वो हल कर पा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो आपका सी ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्व जो है अंतरण कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा जो है लक्षित नहीं होती है। यानी जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या है, यानी विचारों की विनियमिता ये है, पर यहाँ पर पूछा है नहीं है। मानसिक द्वंद्व ये भी है, संरक्षण ये भी है, लेकिन क्रमबद्धता व पूर्ण जो है अंश जो है प्रत्ययों का प्रयोग। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है अर्थात। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, सभी प्रकार के हर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, योग्यता में अलग होंगे, रुचियों में अलग होंगे तथा कौशलों में भी समान वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि मान के चलिए अगर जो ट्विंस होते हैं वो भी 100% सेम नहीं होते हैं, ये भी आप बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफरेंस बना, जो व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, ये हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा था एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना जो है ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका भी आंसर आपका ए ही आंसर करेक्ट था कि विशेष जो है प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्योंकि नैतिक दुविधा, जो कोहल वर्ग हैं, इनकी थ्योरी का नाम ही है मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक दुविधा। बच्चा जो है नैतिक दुविधा में रहता है, क्या सही और क्या गलत में वो दुविधा में रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन अगला, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ये आपको बताना था। तो कौन सा प्रतिपादित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि व्यक्तिगता व विनियम जो है अभिमुखता। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को
नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करना। यानी आप खुद के बारे में जान पा रहे हो कि हाँ, मेरी क्या फीलिंग्स है, क्यों हम परेशान हैं, क्या मुझे चाहिए, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है। यानी आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप में क्या हो जाएगा, कौन किस प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट है आप में। ये जो है गार्डनर की थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, यानी आप में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट है। लेकिन यहीं पे अगर होता कि दूसरों की भावनाओं को समझा जा रहा है, या व्यक्ति जो है दूसरे की भावनाएं समझ पा रहा है कि क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या वो चाह रहा है, तो उसमें जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि जो है स्वयं के बारे में वो समझ पा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, इसमें पूछा है वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होने वाला है वो आपका बी होगा, क्योंकि इसको कहते हैं आकलन यानी असेसमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कब माना जाता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें राइट आंसर जो आपका था वो बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन टिक किया होगा बिल्कुल करेक्ट है कि बालक की जो है मांग, यानी उसकी क्या मांग है, वो क्यों किस फील्ड में जाना चाहता है, वो क्या बनना चाह रहा है। तो बच्चे की रुचि और आपका अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है, यानी आप बच्चे को ध्यान में रख रहे हो, बच्चा सेंटर में है, और बच्चे को जो है यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी प्लान की जा रही हैं। बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान रखा जा रहा है, उसकी अभिवृद्धि ध्यान में रखी जा रही है, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए लर्निंग करवाई जा रही है तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से जो है एक के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो 11 है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन है कि वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट जो होता है, इसका जब गुणन होता है यानी इंटू इन्वायरमेंट, तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट 100% हो पाता है। अगर इसमें का एक पक्ष कमजोर है तो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनुवांशिकता को एक डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 12 का वो आपका हो जाएगा क्या, स्थायिक। क्योंकि जो हेरिडिटी आपको मिलती है, ठीक है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वो क्या है, स्थायी है। अब आपकी आंखों का रंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो लेंस लगवा लेना वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका शेप और साइज जो है वो आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, आज की डेट में सर्जरी करवा के पॉसिबल है, बट आप बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो हेरिडिटी हमको मिली है अपने पेरेंट्स से, ये क्या है, स्थायी है, इसमें आप चेंजमेंट नहीं ला सकते। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरवी कैटल की तरह जो है तरल बुद्धि जो है तुल्य है। इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन है कि वंशानुगत कारकों के। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो राइट है वो आपका सी ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर बच्चा जो है, बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ना तो बच्चे में कमी है ना पेरेंट्स में कमी है। कहाँ पर कमी आ रही, विद्यालय में, यानी विद्यालय जो है असफल रहा, यानी विद्यालय में कुछ ना कुछ कमी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है विद्यालय की असफलता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका अवस्था थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें 3 इन्होंने जो है स्तर दिए हैं और साथ ही 6 चरण बताए हैं, क्योंकि हर एक स्तर में 2 चरण दिए गए हैं। तो थर्ड अवस्था पर बच्चा है, उसमें क्या है, वो क्या सही और क्या गलत के बारे में निर्णय ले रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 31 का ए ऑप्शन सही है कि संकोची स्वभाव। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा कि मानसिक स्वास्थ्य, मतलब स्वस्थता, कि आप जो है मेंटली अगर आप हेल्थ हो, यानी मेंटली आप हेल्दी हो, तो इसमें जो है अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जो है, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है, तो इसमें कौन सा राइट जो है पूरा वाक्य लिखा गया है? 32 का जो राइट आंसर है, देखिए, कृपया आने का अनुग्रह करे, ये नहीं होगा। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हम तो अवश्य ही जो है जाएंगे, ये नहीं। किसी आदमी को भेज दो, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द, यानी शब्दकोश में कौन सा पहला शब्द आता है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, प्याऊ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द है, तो 34 का जो राइट आंसर है वो आपका इच्छा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 34 का। अगला है कि एक मिनट, यहाँ पर जो राइट आंसर पूछा था 34 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, माफ करिएगा। अगला है 35 में पूछा है निम्न में से साकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर सकारात्मक क्रिया जो है वो आपका पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, हंसना रोना ये क्या है? सकारात्मक क्रिया ना होकर के आकर्मक क्रिया होगा, बट यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, सकारात्मक क्रिया पूछा था। तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए थे। 18 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर था। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। सारे पेपर का एनालिसिस करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है। और वहीं पर सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।